नमस्कार। नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। इसमें करंट अफेयर्स पॉइंटर है। ये संक्षिप्त वार्षिक संकलन है जिसमें 20 नवंबर 2024 तक की घटनाएं इसमें कवर की गई हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो आय दृष्टि थी, घटना चक्र की जो आय दृष्टि थी वह निकाली गई थी, जो वार्षिक रूप में वह 1 सितंबर 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक की घटना इसमें कवर की गई थी। इसके बाद जो है आय दृष्टि के पार्ट ग्रुप में अक्टूबर नवंबर का भी एक अंक समसामयिक घटना चक्र का निकाला था। इसके बाद यह इसका तीसरा अंक है करंट अफेयर्स पॉइंटर ग्रुप में है, जिसमें देखें संक्षिप्त वार्षिक 20 नवंबर 2024 तक घटना इसमें शामिल की गई हैं। और इसके अंतर्गत देखें जो महत्वपूर्ण है यह अनुक्रम रेखा देखें तो इसमें राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और आर्थिक परिदृश्य, ये सब सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो चलिए इसको जल्दी से देखते हैं। यह सबसे पहले जो है राष्ट्रीय परिदृश्य को इसमें देखते हैं करंट नोट्स के अंतर्गत, जिसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं, विभिन्न मंत्रालयों घटनाओं पर एक नज़र इसमें दी गई है। और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसके अंतर्गत देखें तो 22 दिसंबर 2024 को जो प्रस्तावित है यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2024 और 13 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है 17वें बीपीसी पीटी एग्जाम 2024 के लिए अंक अति महत्वपूर्ण। साथ ही एमपीएससी पीटी एग्जाम 2025 इसका एग्जाम 16 फरवरी 2025 को प्रस्तावित करना। एसपीएससी के अंतर्गत आरपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, बीटीपीएससी के विषय अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें सबसे पहले जल्दी से देखते हैं राष्ट्रीय मामलों को, इसमें नेशनल अफेयर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की घोषणा की, तो तेलंगाना है। देखें 2 जून 2014 को जो आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना जो राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से यह निकला हुआ राज्य तेलंगाना है। तो यहीं पर देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क 100% छूट की घोषणा की तेलंगाना। यह छूट कब तक प्रभावी रहेगी? तो 31 दिसंबर 2026 तक रहेगी। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम, ध्यान है यहाँ भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम की दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किया है, CCPA ने किया। क्या किया है? भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम किया है 13 नवंबर 2024 को। यह किसी राज्य ने बल्कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किया, ध्यान देना इस चीज़ को। इसके बाद देखें किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी? उड़ीसा। यानी उड़ीसा के जो 24 तटीय गांव हैं उनको यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है। ये उड़ीसा के 24 गांव हैं। जैसे कि हम जानते हैं भारत के जो देखें तो भारत के 9 जो राज्य हैं वो तटरेखा पर स्थित हैं। 9 राज्य, अक्सर पूछते था कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। भारत के 9 राज्य। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और देखें मुख्य भूमि गुजरात सबसे लंबी तटरेखा है। और यदि भारत की संपूर्ण भूमि को लेकर तो अंडमान निकोबार की तटरेखा सर्वाधिक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लें ये मान्यता कहाँ प्रदान की गई? दूसरा वैश्विक सुनामी संगोष्ठी जो इंडोनेशिया में किया गया था, वहाँ पर इसको मान्यता दी गई। इसके बाद देखें पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 15 से 16 नवंबर 2024 को, तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके बाद पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 13 से 14 नवंबर 2024 को गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। ये ध्यान देना, पारंपरिक ज्ञान और संचार के प्रसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है 2024 का। इसके बाद देखें विधि सचिव विक्रम मिस्त्री, ध्यान रखना विधि सचिव को केंद्र सरकार ने कितने साल का विस्तार दिया है? 2 वर्ष का दिया है 11 नवंबर 2024 को, यानी ये 2026 तक रहेंगे। इसके बाद देखें यह है किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? 5 नवंबर 2024 को, तो मध्य प्रदेश ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश ने। एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण यह है भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों के रूप में कौन से देश उभरे हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया हैं। ध्यान देना भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात, आयात नहीं, ध्यान देना है, यानी भारत जो है रक्षा निर्यात कर रहा है यानी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया हैं। इसके बाद टाटा विमान परिसर, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? बड़ोदरा, गुजरात में। गुजरात की बड़ोदरा में संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्रधानमंत्री। ध्यान देना इस चीज़ को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेड्रो सांचेज कहाँ के प्रधानमंत्री? स्पेन के, पूछा सकता है। और इन्होंने क्या संयुक्त उद्घाटन किया? बड़ोदरा में क्या किया? टाटा विमान परिसर या टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया 28 अक्टूबर 2024 को। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला इसमें यह है, ध्यान देना इसमें है कि 17वें भारत शहरी गतिशीलता UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 25 से 27 अक्टूबर 2024 को, गांधीनगर, गुजरात में। इस प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहर का पुरस्कार किसने जीता? भुवनेश्वर, उड़ीसा। ध्यान देना कि यहीं पर 18वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा और इसने ही सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। इसके बाद देखें सर्वश्रेष्ठ सतत परिवहन प्रणाली शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? कोच्चि, केरल के जो कोच्चि उसको दिया गया। इसके बाद देखें किसे सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली शहर का पुरस्कार दिया गया? मुंबई को। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर प्लेटफॉर्म किसके सम्मान में शुरू किया गया? 25 अक्टूबर 2024 को, वीर शहीदों के, ध्यान देना है कि वीर शहीदों के सम्मान में क्या किया गया? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया।
किसके द्वारा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ये भी ध्यान देना है कि प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? शहीदों के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। इसके बाद किस राज्य ने जीरो कैजुअलिटी मिशन को सफल घोषित किया? उड़ीसा ने। यानी इसमें ध्यान देना किस राज्य ने जीरो कैजुअलिटी मिशन को सफल घोषित किया है? उड़ीसा ने। कब? 25 अक्टूबर 2024 को। इस मिशन की शुरुआत किससे बचाव हेतु की गई है? तो चक्रवात दाना। यानी देखें जो चक्रवात दाना आया था उससे जो बचाव हेतु उड़ीसा ने क्या किया था? जीरो कैजुअलिटी मिशन शुरू की थी। इसके बाद देखें समर्थ। समर्थ किस मंत्रालय के तहत मांग संचालित और रोजगार उन्मुख बृहद कौशल कार्यक्रम है? वस्त्र मंत्रालय। यानी समर्थ जो है यह मांग संचालित और रोजगार उन्मुख एक बृहद कौशल है, यह वस्त्र मंत्रालय की योजना है। इसके बाद देखें 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल प्रशिक्षण करने के लिए इस योजना को कब तक बढ़ा दिया गया? 2 साल के लिए। वित्त वर्ष देखें 24 से 26 तक इसको बढ़ा दिया गया। किसको? समर्थ को, जो कि वस्त्र मंत्रालय की योजना। ध्यान देना इस चीज़ को, 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 24 से 26 तक के लिए। स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई। इसमें ध्यान देना है 15 अक्टूबर 2024 को। इन्होंने किसने की है? तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने क्या की है? स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की है। ये केंद्र कहाँ स्थापित होंगे? ध्यान देना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली स्वास्थ्य में, IIT रोपड़ कृषि में, IIT कानपुर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI में। वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है यूपी स्पेशल के लिए। ये IIT कानपुर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में यह आपका ध्यान देना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र किसके लिए? स्वास्थ्य देखभाल होगा, कृषि होगा और टिकाऊ शहर होगा। तो इसमें कृषि के लिए देखा हमने IIT रोपड़ का उत्कृष्टता केंद्र है। टिकाऊ शहर के रूप में देखें तो यह जो है आपका यानी स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहर, यानी यह आपका देख सकते हैं कृषि और टिकाऊ शहर पर IIT रोपड़ है, स्वास्थ्य देखभाल में एम्स दिल्ली है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो है यह IIT कानपुर के लिए उत्कृष्टता केंद्र घोषणा की है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 अक्टूबर 2024 को। आगे देखते हैं अगला इसमें देखें तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया? 15 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 को किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन कब किया जाता है? प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। इस बार भारत में किया गया 2024 में, इसके बाद 2028 में नेक्स्ट इसका होगा। आगे देखते हैं तो कहाँ स्थापित लेडी जस्टिस यानी कहाँ स्थापित लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा की आंखों पर से पट्टी हटा दी गई? 17 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय में जो लेडी जस्टिस थी आंखों से पट्टी हटा दी गई, यानी उसमें जो है परिवर्तन कर दिया गया। आगे इसमें देख लेते हैं क्या है। लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा के हाथ में तलवार की जगह संविधान को रखा गया है। ये बदलाव किस बात के प्रतीक है? भारत में कानून न तो अंधा और न ही दंडात्मक है, यानी जो तलवार थी उसकी जगह क्या कर दिया गया? संविधान कर दिया गया है। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? औपनिवेशिक परंपरा से छुटकारा पाना है। भारत और तुर्की के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कहाँ भारत तुर्की मैत्री संघ की शुरुआत की गई? 16 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। आगे देखते हैं तो यह है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस दल ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की? 8 अक्टूबर 2024 को घोषित हुआ, तो भाजपा यानी बीजेपी ने की। हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो नायब सिंह सैनी वहाँ के CM बने हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा 2024 की 90 सीटों पर हुई मतदान में सर्वाधिक सीट किसने जीती है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीती है, ध्यान देना है। इसके बाद देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कौन सी पार्टियां शामिल हुई हैं? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी M शामिल है। जम्मू और कश्मीर का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? 3 अक्टूबर 2024 को। तो इसमें देखें आपका जो है 5 भाषाएं शामिल, पूर्व में 6 भाषाएं शुरू में थी और ये 5 कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं। इस पर पूर्व वीडियो में विस्तार से की जा चुकी है और इसमें जो 5 भाषाएं जो शामिल की गई मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली शामिल हैं। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। पहली जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिल को, दूसरी जो दी गई थी वो संस्कृत दी गई थी। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया? महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर 2024 को। इसके बाद शहरी प्रशासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI किस संगठन ने जारी किया है? प्रजा फाउंडेशन ने जारी किया है, इसको ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं तो यह है इस सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो केरला है, द्वितीय स्थान उड़ीसा का है। किसने? शहरी प्रशासन सूचकांक में केरला फर्स्ट पर है, उड़ीसा द्वितीय स्थान पर है। सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दलितों को अत्याचार के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज हुए हैं? तो उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में हुए हैं। देख लेता हूँ तो इसमें यह रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा किस अधिनियम के तहत जारी की गई थी? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के दौरान। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 12-14 सितंबर 2024 को। ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसे किसने आयोजित किया? तो बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी विभाग DBT और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BR के द्वारा। किस द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदल दिया गया 13 सितंबर 2024 को? तो यह बदल दिया गया आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो था, यह भारत में सबसे तटीय राज्य वाला जो है सबसे ज़्यादा तट लंबी रेखा इसी की है। थोड़ा सा भौगोलिक जानकारी भी देख लेते हैं इसमें। तो भारत के शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्यों में देखें तो सबसे नंबर 1 स्थान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसी में जो आपका है सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है भारत का वह निकोबार द्वीप में स्थित है, इंदिरा पॉइंट है। और इसके बाद देखें तो अंडमान निकोबार जो तट रेखा है वो देखें तो 1962 किलोमीटर है, हालांकि भारत के मुख्य भूमि से बाहर है। भारत के मुख्य भूमि में देखें तो सबसे ज़्यादा तट रेखा जो है वो गुजरात की है, वो 1600 किलोमीटर जो है लंबी जो तट रेखा है गुजरात की। तीसरा आंध्र प्रदेश की है, चौथा तमिलनाडु की, 5वां महाराष्ट्र की है।
तो 9 जो राज्य हैं वह भारत की तटरेखा से लगे हुए राज्यों में हैं। भारत के सबसे बड़े राज्यों में देखें तो सबसे पहले स्थान पर राजस्थान है क्षेत्रफल दृष्टिकोण से, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर जो है वह महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया है। पहले चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश था, लेकिन 2014 में तेलंगाना के बढ़ जाने के बाद यह जो है चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया भारत के सबसे बड़े राज्यों में। इसमें थोड़ी सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ी जानकारी ऐड करना चाहें तो कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो जो 10 डिग्री चैनल है, यानी 10 डिग्री चैनल है, यह देखें यह अंडमान और निकोबार के मध्य है, यानी अंडमान और निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल है, जबकि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। डेक्कन पास जो इसी में है, डेक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच डेक्कन पास है, ध्यान देना है। कोको स्ट्रेट जो है चैनल क्या है, कोको द्वीप जो है म्यांमार व नॉर्थ अंडमान के बीच जो कोको स्ट्रेट है। अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लें कि यह भूमध्य रेखा से देखें, जो अंडमान निकोबार भूमध्य रेखा से देखें तो 876 किलोमीटर दूर है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी देखें तो सैंडल पीक है, 730 मीटर है। इसके बाद देखें तो जो आपका अंडमान निकोबार, इसमें देखें एरिया में सबसे बड़ा यूटी है, एरिया में सबसे बड़ा यूटी यूनियन टेरिटरी है। करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं, 4 वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। इसके बाद ग्रैंड चैनल देख लें। ग्रैंड चैनल जो है ये सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य जो है ग्रैंड चैनल पाया जाता है। भारत में एक और द्वीप है, लक्षद्वीप है। इसमें कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं, केवल 10 द्वीपों पर आबादी है। अल्ट्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसमें ध्यान दें कि भारत में जो बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार, एक सक्रिय ज्वालामुखी था निरकोडा नामक सुषुप्त ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार में है। चलिए आगे चलते हैं, मुख्य करंट अफेयर पर लौटते हैं, ये भूगोल का पाठ हो जाएगा। इसमें देखें तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। भारत के 23वें कानून आयोग के गठन को किसने मंजूरी दी है, 2 सितंबर 2024 को, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दी है। इनका कार्यकाल कब तक निर्धारित किया गया है, तो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, यानी 23वें कानून आयोग का गठन किया गया, उनका कार्यकाल होगा। आयोग में कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें देखें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 2 पदेन सदस्य तथा अंशकालिक सदस्य, अधिकतम 5 इसमें शामिल हो गए। 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश, यानी 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किससे शपथ दिया गया, तो आज से मार्लेना को बुलाएगी। ये आपकी हैं, यानी जो आम आदमी पार्टी उनकी यह मतलब वहाँ के जो मेंबर आप यानी MLA हैं, आज से मार्लेना। 2 लाख नए MPACS डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण हेतु किसका शुभारंभ किया गया, 19 सितंबर 2024 को, तो श्वेत क्रांति 2.0 और मार्गदर्शिका का यह ध्यान रखना है इस चीज़ को कि 2 लाख नई MPACS डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण हेतु किसका शुभारंभ किया गया, 19 सितंबर 2024 को, श्वेत क्रांति 2.0 और मार्गदर्शिका को। किस राज्य ने राज्य पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है, तो राजस्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश ने 35% आरक्षण की व्यवस्था की थी, और यहाँ पर देखें 33% आरक्षण, हालांकि ये आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग है, 33 और 35 से ध्यान देना दोनों राज्यों की। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है, हिमाचल प्रदेश ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, 4 जुलाई 2024 को, हेमंत सोरेन ने ली है। उत्तराखंड ध्यान रहा है। उमेश सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। सॉरी, ये झारखंड है, झारखंड 4 जुलाई 2024 को, यह झारखंड की बात चल रही है कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ 4 जुलाई 2024 को, तो हेमंत सोरेन ने ली है। और हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के शपथ तीसरी बार ली है। अभी देखें तो वहाँ पर झारखंड में जो है ये 4 जुलाई 2024 की बात चली है। फिलहाल देखें तो यहाँ पर 20 नवंबर को जो इलेक्शन कराए गए थे 288 विधानसभा वाले जो महाराष्ट्र में, वहाँ हालांकि मुख्यमंत्री का भी नहीं गठन हुआ है, बहुत जल्दी गठन हो जाएगा। लेकिन झारखंड में हुआ था तो वहाँ हेमंत सोरेन ने ही यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तीसरी बार ली, इस बार चौथी बार हो गई, क्योंकि जो अभी विधानसभा चुनाव कराया गया था उसमें हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री में शपथ ली है। उन्होंने किसका स्थान लिया, चंपई सोरेन, और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने किसका स्थान लिया, जो इससे पहले चंपई सोरेन थे। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ULLAS 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है, लद्दाख है। ये ध्यान देना इसमें कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई है वो लद्दाख बनी है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इसकी घोषणा किसने की, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं डॉक्टर BD मिश्रा ने की। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, BD मिश्रा है, लद्दाख के। अगले भाग के रूप में देखेंगे राज्य करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें करंट अफेयर्स में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अन्य मामले होंगे। राज्य करंट अफेयर्स में इसमें सारे ही राज्य रहेंगे, स्पेशली हम इसमें जो है SPSC में जो मुख्य रूप से देखें तो BPSC और UPPSC और रिपीट एग्जाम 17वें BPSC और MPSC संबंधित जो राज्य संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको, नवीनतम करंट अफेयर्स उसको जल्दी से कवर कर सकते हैं। या देखते हैं यहाँ पर क्या इसमें दिया गया, तो 8वीं वितरण उपयोगिता बैठक 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया,
14 से 15 नवंबर 2024 को लखनऊ, इन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बैठक के मुख्य रूप से किस क्षेत्र के नवाचारों पर चर्चा की? बिजली, ऊर्जा और बिजली पर। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? 12 नवंबर को लखनऊ में। ये ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन कंपनियों को सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना को मंजूरी दी? 6 नवंबर 2024 को। तो एचसीएल ग्रुप और हीरा नंदानी ग्रुप को दी है। सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश स्थित किस पौराणिक स्थल को विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो गोला गोकर्णनाथ, जो कि लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रीय दृष्टिकोण से। ये 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पर। महात्मा गांधी की जयंती पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसका उद्घाटन किया? बापू टावर का। 17वें बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को कहाँ राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व यानी टीआर के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी? भभुआ, बिहार में स्थित है कैमूर वन्यजीव। भारत का 55वां जो है टीआर यानी टाइगर रिजर्व है। किस शस्त्र निर्माता कंपनी के वेल्वे MK 4th रिवाल्वर 0.44 kg का निर्माण उत्तर प्रदेश में करने की घोषणा की गई है? तो 22 अक्टूबर 2024 को। बेल्वे एंड स्कॉट यूके की कंपनी है। इस प्रतिष्ठित रिवाल्वर का निर्माण किस दौरान किया गया था? तो 1887 से 1924 के दौरान। इसके लिए बेल्वे एंड स्कॉट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो सियाल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड साथ। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो हरदोई के सांडला में। बेल्वे 455 का वजन कितना है? 1.1 kg है। मध्य प्रदेश सरकार यानी MPPSC के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 किस सम्मानित किया गया? तो राजकुमार हिरानी को 14 अक्टूबर 2024 को। किस राज्य के पहले ड्राई पोर्ट अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया? बिहार में, MPPSC के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु इस पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहटा, पटना में। आगे देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ समेत किन जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की? तो ये 6 जिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ समेत किन जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन विकसित करने की? उत्तर प्रदेश से 6 जिले हैं। वे 6 जिले कौन से हैं? तो लखनऊ है, गोरखपुर, अयोध्या है, आगरा है, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड का एक जिला इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी UP ITS 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 25 से 29 नवंबर 2024 को। तो ग्रेटर नोएडा में। भारत सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 यानी BRAP 2022 के उत्तर प्रदेश को किन पुरस्कार से नवाजा गया? सितंबर 2024 में। व्यवसाय केंद्रित और नागरिक केंद्रित सुधार क्षेत्र में टॉप अचीवर पुरस्कार के रूप में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के कितने जिलों में खनिज एवं भंडार खोज किए? 9 जिलों में। BPSC की महत्वपूर्ण है कि बिहार कितने जिलों में खनिज और भंडार खोज किए? तो 9 जिले हैं। वे 9 जिले कौन कौन से हैं बिहार के? तो भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, आरा, गया, नालंदा और नवादा हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों के मध्य एक औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा? तो ये कानपुर, झांसी और कानपुर के बीच में।